So students, today I will take up the case of कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको हम लोग डिटेल में करेंगे कि मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है। एंड इन द लास्ट क्लास आई वर डिस्कसिंग समथिंग फॉर द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास, हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास पोजिशंस के लिए हमने कुछ चीज़ें देखी थी वहाँ पे। तो उसमें क्या था कि आई हैव डिफाइंड द सेंटर ऑफ मास पोजिशन ऑफ हाफ डिस्क, हाफ रिंग एंड सॉलिड हेमिस्फीयर। ये तीन चीज़ें हमने बता दी थी। इवन विद द रॉड ऑल्सो आई हैव डन यूनिफॉर्म रॉड एंड नॉन यूनिफॉर्म रॉड, दैट आई हैव डिस्कस। उसके बाद आज मैं देखूंगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसको हम लोग देख सकते हैं। व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ मास पोजीशन ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर ना। हॉलो हेमिस्फीयर के लिए जब भी हम देखेंगे, हॉलो हेमिस्फीयर इज, ये जो अरेंजमेंट है, इट्स ए कलेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल रिंग्स। दे आर द कलेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल रिंग्स ऑफ वेरिंग साइजेस। साइज इनका वेरी करेगा, वेरिंग साइजेस ऑफ हॉरिजॉन्टल रिंग्स। ये अरेंजमेंट हम लोग मान सकते हैं सेंटर ऑफ मास। कैसे? जैसे मालूम मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये हमारे पास इट इज़ दी हेमिस्फीयर और ये हमारा ऐसे आ गया, अरेंजमेंट इज लाइक दिस, ठीक है ना, ये चीज़ आ रही। अब इसमें आई कैन टेक दिस पोजिशन एज ओरिजिन एंड दिस लाइन आई कैन टेक इट एज एक्स एक्सिस, और ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस की लाइन है आपके पास। व्हाट नेक्स्ट आई कैन सी, देखो वाई एक्सिस के अबाउट फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ दे आर सिमेट्रिकल, मतलब इसके लेफ्ट एंड राइट में आपका सिमेट्रिकल है। मतलब जब इमेज सिमेट्रिकल होगा तो इसकी सेंटर ऑफ मास फॉर द एक्स एक्सिस इज जीरो। आई कैन से एक्स एक्सिस पे जो सेंटर ऑफ मास पोजीशन होगा वो जीरो होगा बाय सिमेट्री। दिस थिंग वी कैन सी कि एक्स एक्सिस का सेंटर ऑफ मास जीरो पर लाई करेगा। व्हाट फॉर वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर हम ये नहीं कह सकते कि r/2 ऊपर या नीचे सेम मास है। तो यहाँ पे इस हॉलोस्फीयर का मास मैं m मानता हूँ एंड रेडियस इज r। आई विल टेक एलिमेंटल रिंग ऑफ दिस अरेंजमेंट, ऐसे देखिएगा, जिसका कि रेडियस मैं मान लूँगा यहाँ पे रेडियस इज r, रिंग का रेडियस क्या r है, विद वर्टिकल फॉर्मिंग एंगल थीटा। वर्टिकल के साथ इसका एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। एंड दिस रिंग का छोटा सा एक्सटेंशन मैं लूँगा लाइक दिस हियर ऑन द बाउंड्री ना, ये हम हल्का सा इसका एक्सटेंशन मान सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग, मैं इसका कोऑर्डिनेट कुछ मान सकता हूँ, 0 एंड y होगा, करेक्ट, इस रिंग का। एंड दिस रिंग विल हैव द मास dm, इस रिंग का मास मैं dm मान सकता हूँ। तो अब देखिएगा इसका y एक्सिस का सेंटर ऑफ मास जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ y dm over integration of dm, this thing I can write integration of y dm over dm। अब देखो y coordinate in the terms of theta I can write, और इसका भी थोड़ा देखिएगा, what can I do, this angle is d theta, ये एंगल क्या आपका d theta, और ये जो हाइट यहाँ पे बनेगी, this height is r cos theta, radius of this elemental ring will be r sin theta। तो ये रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं। तो जस्ट पुट इट हियर, और तो वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ y इज r cos थीटा, dm क्या आएगा, मास अपॉन एरिया, तो मास अपॉन एरिया, हाफ स्फीयर का एरिया 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, r cos थीटा इंटू मास अपॉन एरिया इंटू एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग, इट इज़ 2 पाई r sin थीटा एंड द एक्सटेंशन दिस। तो दिस एलिमेंट वैल्यू, ये जो लेंथ होगा आपका यहाँ पे, दिस इज r इंटू डी थीटा, द थिकनेस ऑफ द रिंग, द थिकनेस ऑफ द रिंग इज r इंटू डी थीटा, ये मैं डाल सकता हूँ ओवर इंटीग्रेशन ऑफ dm को आप m डाल दीजिए, एंड दिस थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 टू π/2। तो ये आपका रिजल्ट आपको यहाँ पर देखना है। तो दिस y सेंटर ऑफ मास पोजिशन, इफ यू वांट टू सी, m गॉट कैंसिल्ड
and the 2 pi also got cancelled. देखो ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए. व्हाट आई गॉट हियर, दिस जस्ट सी इंटीग्रेशन ऑफ आर टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा आपका आर टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. 0 to पाई बाई 2, दिस वैल्यू आई कैन टेक. अब आप देखिएगा दिस टर्म आई कैन ऑल्सो राइट आर टाइम्स साइन थीटा डी थीटा इज साइन 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हमको करना है. 0 to पाई बाई 2. व्हाट नेक्स्ट आई विल से, इट इज आर टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा इज माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2. इसको 0 से पाई बाई 2 तक हम लोग करना है, क्योंकि यहाँ से एंगल जो आएगा इट इज 0 to पाई बाई 2 ओनली. करेक्ट. तो ये रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं. फर्दर इफ आई सी, तो व्हाट आई विल राइट, इट इज आर बाई 2 टाइम्स माइनस. अब देखिएगा यहाँ पे एक टर्म और क्या आएगा, साइन थीटा जब लिखा इसको बाई 2 भी कर दो, क्योंकि ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज दिस आर बाई 2 इंटू 1 2 एक और आ गया. तो दिस टर्म वैल्यू विल बी, देखिएगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन कॉस 2 पाई कॉस 2 थीटा, ये टर्म आ गया के पास. इसकी वैल्यू डाल दो 0 से पाई बाई 2. अब आप देखिए यहाँ पे साइन क्या आएगा, दिस इज माइनस साइन ऑल्सो. तो ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस आर बाई 4 टाइम्स, और देखो कॉस पाई इज -1 कॉस 0 इज 1. तो ये क्या हो गया आपका, दिस वैल्यू इज आर बाई 2. तो दिस इज वाई सेंटर ऑफ मास पोजिशन. तो वाई सेंटर ऑफ मास पोजिशन फॉर दिस अरेंजमेंट इज आर बाई 2. तो ये वैल्यू आपका आर बाई 2 आ गया. तो वाई सेंटर ऑफ मास अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो इसका जो वाई सेंटर ऑफ मास है, दिस वैल्यू इज आर बाई 2. हम इसमें रिजल्ट हाफ रिंग में सेंटर ऑफ मास पोजीशन कैसे वाई एक्सिस पे निकाल पा रहे हैं, दिस थिंग आई हैव डन. इसकी मैथमेटिक्स है वो बता दिया. तो हाउ टू टेक द एलिमेंट्स, उसमें इंटीग्रेट कैसे करते हैं, एलिमेंट कैसे, थोड़ा बहुत सिमेट्री का मैंने फ़ायदा लिया कि वाई एक्सिस के बहुत सिमेट्री थी, हैंस एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास वाज 0. बट एक्स एक्सिस के हिसाब से अगर हम देखते हैं वाई कोऑर्डिनेट को हमें देखना है, तो वाई कोऑर्डिनेट जब देखना है तो इस पे आप देखोगे एक्स एक्सिस के ऊपर अपर हाफ लोअर हाफ में सिमेट्री नहीं है. एंड दिस इज आर बाई 2, बट इट इज प्रूविंग दैट हाफ ऑफ द मास इज अबव एंड हाफ ऑफ मास इज बिलो फॉर द वाई एक्सिस. तो ये एक डेरिवेशन आपका मिल गया फॉर द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो सम ऑफ द आइडियाज एंड एलिमेंट्स दैट आई हैव टेकन, और इसको आप अप्लाई कर सकते हो फॉर अदर फिगर्स ऑल्सो. द फिगर मस्ट बी सिमेट्रिकल होगा तभी हम उसमें प्रॉपरली इन रिजल्ट्स को देख पाते हैं. ठीक है. तो ये रिजल्ट तो आ गया हमारा सेंटर ऑफ मास पोजीशन. हाउ डू वी गेट इट. अब इसके बाद वंस वी हैव द सेंटर ऑफ मास पोजीशन, तो यहीं से एक और चीज़ आती है, समटाइम इट इज आस्क्ड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम कैसे निकालेंगे, इट इज सिंपली योर m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. You can use this formula for finding the velocity of center of mass also. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे आप देखो, जैसे x सेंटर ऑफ मास हमने निकाला था, तो दैट वाज सिंपली m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. दिस वी हैव डन. ये था पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. इसी को जब मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा d बाई डी टी ऑफ x सेंटर ऑफ मास, तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ये क्या हो गया देखिए, m1 dx1 बाई डी टी प्लस m2 इंटू dx2 बाई डी टी ओवर ये क्या हो गया आपके पास m1 प्लस m2. तो दिस रिजल्ट वी कैन सिंपली गेट बाय डिफ्रेंशिएटिंग द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू मिल जाएगी. तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आप देखो, इनफैक्ट इट इज डिराइव्ड सिंपली बाय डेरिवेटिंग दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन को डिराइव करके हम लोग पा सकते हैं. दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई
m1 plus m2. So this formula we can apply for any arrangement if there are 2, 3, 4 particles and we have to see the velocity of center of mass. तो ये रिजल्ट हमारा मिल जाएगा. तो फर्स्ट वन इफ आई से इट इज़ फॉर पोजीशन, तो सेकंड वन इट इज़ फॉर वेलोसिटी. सिंपली डिफ्रेंशिएटिंग द पोजीशन वी गेट द वेलोसिटी वैल्यूज. तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं. अब यहीं पे मैं ये भी कह सकता हूँ क्या, वी कैन ऑल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? सिंपली डिफ्रेंशिएशन ऑफ velocity of center of mass will give the value of acceleration of center of mass. इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिए तो what I get, it is simply your m1 dv1 by dt plus m2 into dv2 by dt. ठीक है ना, ये रिजल्ट आपको मिलेगा. एंड ओवर m1 plus m2 दिस टर्म वी हैव. तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखो, ये वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, इट इज़ m1 a1 plus m2 a2 डिवाइडेड बाई m1 plus m2. इस रिजल्ट को हम लोग थर्ड इक्वेशन, इट इज़ फॉर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो ऑल द थ्री कंडीशंस फॉर पोजीशन, फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, दिस रिजल्ट्स वी हैव ना. तो ये हम लोग कर पाते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वैल्यूज़ कैसे ली जा रही. ठीक है, एक पैटर्न आपको यहाँ पे ध्यान. अब थोड़ा सा इस एक्सेलरेशन वाली बात मैं कही, सम टाइम द क्वेश्चंस, ये ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज. थोड़ा देखिएगा, मालूम मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे आपको चेक करना हो कि कैसे वैल्यूज आती है. सपोज ऐसे दिस ए पुली अरेंजमेंट, दे इज ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, अदर साइड दे इज ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, दे आर लाइक दिस. और मास सिस्टम ऐसे है तो आप जानते हो कि 2 kg ब्लॉक विल सर्टेनली कम डाउन विद एक्सेलरेशन a2 you can see, and this will go up with the same acceleration magnitude a1 up. एक a2 से नीचे जाएगा, एक a1 से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा. तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तब अब जी हम जानते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन a2 होगा m2 माइनस m1 और m2 प्लस m1 इंटू जी. a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी देखिएगा, इट इज़ 2 - 1 ओवर 2 + 1 इंटू जी. तो दिस वैल्यू इज g/3. तो g/3 आपका क्या आ जाएगा, दिस g/3 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पोजीशंस. ठीक है, तो g/3 की वैल्यू आपकी आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पोजीशंस. इसको हम लोग कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन को हमने यहाँ पे निकाल दिया. अब ये जो एक्सेलरेशन आएगा, अब आप देख सकते हो ये g/3 से एक ऊपर जाएगा, एक g/3 से नीचे आएगा. अपवर्ड डायरेक्शन आई कैन टेक एट एज पॉजिटिव. तब आप कह सकते हो ये 1 kg मास ऊपर जा रहा है तो 1 इंटू g/3. 2 kg मास नीचे आएगा g/3 से तो -2 इंटू g/3 ओवर 1 + 2. ये रिजल्ट आपके पास आ गया. तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ देखोगे तो दिस वैल्यू इज क्या हो गया, -g/9. ये नेगेटिव साइन के साथ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वैल्यू ऐसे मिल जाएगी -g/9. तो माइनस साइन मीन्स कि द होल सिस्टम इज कमिंग डाउन. यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर निगेटिव आ रहा है मतलब इट इज़ कमिंग डाउन. मतलब क्या होगा, इन ब्लॉक्स पे देखोगे एक फोर्स लग रहा है mg और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, टेंशन. तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस पर टोटल मास 3 mg इज ग्रेटर दैन 2t टेंशन. तो इसका जो टेंशन होगा, टेंशन से, क्योंकि यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ टेंशन T है, तो 3 mg मास इफेक्ट जो है टेंशन से ज़्यादा है, तभी नेट सेंटर ऑफ मास इज कमिंग डाउन. तो एक तरीका है कि ये पुली अरेंजमेंट में देयर आर 2 ब्लॉक्स, तो नेट सेंटर ऑफ मास इज कमिंग डाउन. भले ही एक मास ऊपर जा रहा है, एक मास नीचे आ रहा है, बट हैवियर मास इज कमिंग डाउन, वो डोमिनेट करेगा. तो इसलिए हम यहाँ पे कह पा रहे हैं माइनस साइन, दिस इम्प्लाइज डाउनवर्ड टेंडेंसी, ये नीचे की तरफ जाएगा. ठीक है, तो रिजल्ट आप थोड़ा सा यहाँ पे चेक करोगे फॉर द सेंटर ऑफ मास. ठीक है, तो दिस रिजल्ट वेक्टर वाइज कहीं पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर द सेंटर ऑफ मास. करेक्ट. अब इसी में जैसे हमने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में डायरेक्शन का भी ध्यान देना है, वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है. तो वेदर इट इज गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, दिस थिंग वी हैव टू सी. ये रिजल्ट में हम लोग हमेशा अप्लाई कर लेंगे. ठीक है जी. तो एक आइडिया बना के रखो कि हम लोग सेंटर ऑफ मास को
कैसे देख पाते हैं, थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेशन क्या बनाना है, दिस थिंग वी हैव टू सी। अब मैं इस पेज को चेंज करूँगा, जैसे यहाँ पर हमने एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिया था और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैं कहता हूँ से इट इज़ ग्राउंड एंड देयर इज़ वन बिल्डिंग, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, समझ गए, और यहाँ पे सपोज आई से देयर आर टू मासेस, वन मास इज थ्रोन अप अबव द ग्राउंड, ये मान लो 2 kg का है, इट इज़ थ्रोन अप विद द वेलोसिटी u इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक दिया गया, वन ऑफ द मास। अदर मास इज ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस बिल्डिंग एंड दिस मास इज 1 kg, इसको आप ड्रॉप कर दो फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ हाइट 125 मीटर्स से, आपने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। नाउ दिस टू थिंग्स आर हैपनिंग। अगर कह देता हूँ आफ्टर 2 seconds what is velocity of center of mass, आफ्टर 2 seconds what can be the velocity of center of mass, ये चीज़ पूछी जाए तो 2 सेकेंड में ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा 10 तो -20 J आप इसका कह सकते हो। 1 kg ब्लॉक का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये V1 आप लिख सकते हैं, आफ्टर G इंटू टी से U 0 आ गया, ये ब्लॉक ऊपर गया तो आफ्टर 2 सेकेंड इसकी जो वेलोसिटी आएगी, अब आप देखते हो इसका U2 वो क्या आ जाएगा 50 माइनस G इंटू 2, तो यह क्या आ गया 30J, 30J इज अपवर्ड मीटर पर सेकेंड एंड -20J इज डाउन। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जब मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 1 इंटू -20 प्लस 2 प्लस क्या आ जाएगा 2 इंटू 30J, करेक्ट, ओवर M1 प्लस M2 1 + 2 आप ऐसे लिख पाओगे, तो इट इज़ -20 जस्ट सी, ये क्या हो गया +60 ओवर 3, तो ये वैल्यू क्या आ गई देखिए 60 - 20 40/3, 40/3 मीटर पर सेकेंड J कैप। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इन दिस केस सेंटर ऑफ मास इज मूविंग अपवर्ड, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास राइट नाउ इस मूवमेंट पे कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। हमेशा ऊपर जाए कोई ज़रूरी नहीं है ना, ऊपर अपवर्ड डाउनवर्ड का इफेक्ट आप देख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है यस, बट इफ इट इज़ द प्लस वैल्यू इट इम्प्लाइज फॉर द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस थिंग वी हैव डन। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे निकाला जा सकता है। ऐसे ही मैं इसमें एक और क्वेश्चन लूँगा, जैसे कि ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, दिस इंक्लाइन प्लेन इज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, ऐसे मान लो इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड है, इट इज़ फिक्स्ड, करेक्ट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वी हैव द 2 ब्लॉक्स, एक ब्लॉक मैं लेता हूँ यहाँ पे ये 2 kg का, अदर ब्लॉक हियर इज ऑल्सो ऑफ 2 kg, दे आर अलाउड टू स्लिप डाउन, सरफेस इज स्मूथ, सरफेस हमारा स्मूथ है, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसकी वैल्यू हम लोग देख सकते हैं। अब आप यहाँ देखोगे व्हाट कैन यू टेक दिस, यू कैन टेक एक्स एक्सिस एंड दिस यू कैन टेक एस वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस ऐसे आप ले सकते हो, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस अगर लेगोगे तो ये एक्सेलेरेशन डाउन द प्लेन क्या होता है, जी साइन थीटा, ये हो गया जी साइन से साइन 45 डिग्री 1/√2, ये आ गया 5√2 से ये नीचे आ रहा है। बोथ द ब्लॉक्स विल स्लिप डाउन ऑन दिस विद एक्सेलेरेशन ऑफ 5√2 मीटर पर सेकेंड। अगर मुझे एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑन एक्स एक्सिस देखना है तो दिस थिंग व्हाट विल डू, इस एक्सेलेरेशन के एक्स कंपोनेंट ए एक्स या इस एक्सेलेरेशन के भी एक्स कंपोनेंट हम ऐसे देख सकते हैं, तो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट ऐसे हम देख सकते हैं। तो व्हाट आई विल गेट, अगर आप देखिए दिस एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड इज 5√2, 5√2 का फर्दर आप देखो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट ये आ जाएगा 5 विल बी 5 आई कैप और नीचे क्या आ जाएगा 5 - J कैप। ये तरह से मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। द सेम वे हियर ऑल्सो दिस एक्सेलेरेशन डाउन इट इज़ 5√2, इधर क्या आ जाएगा -5 आई कैप और डाउनवर्ड क्या आएगा -5 J कैप, दिस थिंग वी हैव। एक्स एक्सिस का सेंटर मास देखो तो मैं क्या कहूँगा 2 × 5 माइनस इधर का तो 2 × 5 ओवर 2 + 2, ये 0 आ गया। एक्स एक्सिस का सेंटर मास यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब जितने से इधर ये लेफ्ट जा रहा है उतना ही से राइट जा रहा है, देयर इज नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का सेंटर मास 0
दिस सिंपली इम्प्लाइज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस का सिस्टम पे क्या है, 0 है। ये रिजल्ट भी हम लोग बना सकते हैं। दिस फॉर्मेशन वी कैन हैव। तो ये भी एक आइडिया आप रखिएगा कि सेंटर ऑफ मास पोजीशन फॉर एक्स एक्सिस पे अगर 0 आ रहा है एक्सलेशन, तो वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर वाई एक्सिस अगर देखना है तो वो देखो, मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, डाउनवर्ड एक्सलेशन। तो इसका जो डाउनवर्ड आ गया तो कितना आ गया था, 5 आ गया था। इसका भी डाउनवर्ड नीचे कितना है, 5 है। तो मैं क्या कहूँगा, 2 इंटू -5 जे कैप प्लस 2 इंटू -5 जे कैप बाई 2 + 2। तो आ गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे कैप। ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है दिस। तब आप क्या है, इट इज़ नॉट गोइंग द फ्री फॉल, दिस वैल्यू इज लेस देन जी, दिस वैल्यू इज लेस देन जी से कम है। मतलब यहाँ पे एक एन वाई नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, एन वाई जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो mg/2 ही लग रहा होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन इसका क्या है, आधा है। तो हम डायरेक्ट इस पर गेस कर सकते हैं कि दिस एक्सेलेरेशन, ये जो लग रहा था, तो आप देखोगे ये n है, इसका n का ny कंपोनेंट जो लगेगा ऊपर ना, तो ny कंपोनेंट दैट विल बी mg/2, जो कि इसके mg को क्या कर रहा है, उससे रोक रहा है। तो हम एक्सेलेरेशन से वी कैन गेट द आइडिया फॉर द नेट फोर्सेस एक्टिंग। तो वो तरीका भी हमको यहाँ पर मिल सकता है। तो एक अप्रोच देखिए, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन से हम फोर्सेस की बात भी कह पाते हैं। ये भी एक तरीका, पैटर्न आपको मिलेगा, ठीक है ना, ये ध्यान देंगे। इनके एक्सेलेरेशन का कहने का मतलब मेरा क्या होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैंने क्या लिखा, m1a1 प्लस क्या लिखा, m2a2 ओवर क्या लिखा, दिस इज m1 + m2, दिस थिंग आई एम राइटिंग। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस सिंपली इम्प्लाइज m1a1 इज f1 फोर्स, m2a2 इज f2 फोर्स ओवर m1 + m2। ये अरेंजमेंट भी हम लोग कह सकते हैं। एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज दिस, तो दिस अरेंजमेंट इज ऑल्सो आई कैन से इट इज f net ओवर टोटल मास m net ना। तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक तरीका ये भी होता है। अब यहीं पे द सेम हियर, वंस वी हैव दिस वैल्यूज, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इफ f net ऑन द सिस्टम इज 0, सिस्टम पे f net क्या हो जाए, 0 हो जाए, मान लो अगर कहीं पे इफ f net इज 0, दिस सिंपली इम्प्लाइज व्हाट, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, इसका मतलब क्या हो गया, d/dt ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, ये भी कह सकते हैं हम लोग। दिस इम्प्लाइज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। इफ एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, दिस इम्प्लाइज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। तो वेन एवर नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट, एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है क्या आपके पास, इट इज m1 v1 + m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। ये वैल्यू हम लोग पाते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज दिस। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ से क्या कहूँगा, जस्ट सी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, तो मास इज कांस्टेंट। तो दिस इम्प्लाइज अगर मास कांस्टेंट है फॉर m1 + m2 एस कांस्टेंट, इस इक्वेशन को हम लोग देखें अगर, तो यहाँ से मैं कह पाऊँगा क्या कि m1 v1 + m2 v2 की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये भी टर्म आ गया। m1 v1 क्या है, मोमेंटम, तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इट रिमेन्स कंजर्व्ड व्हेन एवर एक्सटर्नल फोर्स इज 0। तो देखो, इसको मैंने डिराइव कर दिया कि अगर सिस्टम पे एक्सेलेरेशन 0 है, मतलब नेट फोर्स इज 0, मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट एंड मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। जो सेम पहले वाली चीज़ कि न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था, इफ नेट फोर्स इज 0 मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट थिंग वी आर ट्राइंग टू प्रूव फॉर 2 or more bodies also. If net force acting on the system is 0, their momentum remains conserved. तो मोमेंटम कंजर्व की बात यहाँ भी आ जाती है जब भी सिस्टम पे नेट फोर्स क्या आ जाए, 0। तो ये फॉर्मूलेशन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास के हिसाब से, ठीक है। तो मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, जब भी सिस्टम पे
कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, उसका मोमेंटम कंजर्व रह सकता है। इसका एग्जाम्पल मैं ले लूँगा, जैसे आपने देखा होगा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल दैट वी टेक इज मैन बोट सिस्टम, कि मैन बोट सिस्टम अगर बन रहा है तो वहाँ पे ये चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, मैन प्लस बोट सिस्टम अगर है तो मैन बोट सिस्टम हम लोग ये कहते हैं कि से दिस इज़ अ बोट, ये कोई बोट है मान लो, बोट इज इन वाटर एंड देयर इज वन पर्सन स्टैंडिंग इन द बोट और इट इज़ इन वाटर। तो वाटर में तो मैं कह सकता हूँ कि इनका जो नेट mg फोर्स था टोटल का और बायन फोर्स आपस में क्या कर रहे थे, बैलेंस। तो mg एंड बायन फोर्स दे आर बैलेंसिंग ईच अदर, तो नेट वर्टिकल फोर्स इज जीरो एंड देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स। हम कह सकते हैं कि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। तो मोमेंटम इस सिस्टम का क्या रखेंगे, कांस्टेंट कर सकते हैं हम, किधर, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे तो डूब नहीं रहा है, तो हम कह सकते हैं mg और बायन फोर्स भी क्या हो रहे हैं, बैलेंस। तो से मान लो यहाँ पे मैं बोट का मास लेता हूँ 40 kg एंड दिस मैन मास इज 60 kg, ऐसे एज्यूम कर लीजिए आप, मैन मास इज 60 kg एंड बोट मास इज 40 kg एंड दे आर इनिशियली एट रेस्ट, दे आर एट रेस्ट एट t इक्वल टू जीरो पे सिस्टम इज एट रेस्ट, ये आप मान लीजिए फॉर t इक्वल टू जीरो सिस्टम इज एट रेस्ट, ठीक है ना। तो t जीरो पे सिस्टम रेस्ट पे। अगर इसमें एक क्वेश्चन कई बार पूछ देगा, ये तो इधर का पार्ट था, कि इफ़ मैन स्पीड वेलोसिटी ऑफ मैन एट एनी मोमेंट इज, जैसे मान लो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन एट एनी मोमेंट इज 7.5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो व्हाट कैन बी द वेलोसिटी ऑफ बोट। ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर इस पे मैन ने वॉक करना शुरू कर दिया इधर विथ 7.5 मीटर पर सेकेंड, समझ गए, तो व्हाट कुड बी द वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लें, तो हमारा शुरू का मोमेंटम जीरो था, बाद का भी मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो हम क्या कर सकते देखिएगा, m1v1 प्लस m2v2 का सम हम लोग जीरो कर देंगे, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम वाज जीरो। तब आप क्या करोगे इसमें, जस्ट सी मैन का मास कितना है 60 इंटू 7.5 प्लस क्या होगा 40 इंटू वेलोसिटी ऑफ बोट, दिस वैल्यू विल मेक इट एज ज़ीरो। ऐसे आप कर सकते हो ना। अब आप देखिए तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस दिस इम्प्लाइज, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी जी, -450, -450 इक्वल टू 40b। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ बोट जो आ जाएगी -450 बाई 40, तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप 45/4 आ गए, तो वेलोसिटी ऑफ बोट यहाँ पर जो आ गया, इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ बोट इज रिजल्ट आ रहा है माइनस ऑफ 45/4। माइनस मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, कि अगर मैन आगे जाएगा तो बोट कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी, और बोट की स्पीड मैन की स्पीड से ज़्यादा है, हल्का मास फास्ट चलेगा। यहाँ पे ज़्यादा मास किसका था, मैन का था, मैन के रेस्पेक्ट में हिसाब से बोट विल मूव फास्टर, सो दैट द नेट मोमेंटम द सिस्टम इज अगेन ज़ीरो और इट रिमेन्स कंजर्व। तो कंजर्वेशन वाली बात यहाँ पे आ पा रही कि अगर मैन आगे जाएगा तो बोट कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी। एंड दिस वेलोसिटीज दिस आई हैव मेंशन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी सारी लिखी गई है, ठीक है। हम यहाँ पे दो लोगों का ऐसा अरेंजमेंट देख लिए। अब इसमें अलग केस भी आ सकते हैं, सम मोर केसेस कैन हैपन। व्हाट इज दैट, कि मान लो इस बोट में दो लोग होते तब क्या होता, सपोज ऐसे द सेम बोट एंड देयर आर टू पर्सन्स, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है और ये बोट है। नाउ आई से फिर से बोट का मास, मास ऑफ द बोट यू कैन टेक एज 40 kg हमने लिया था, वही ले लीजिए। दिस मैन हैज ए मास ऑफ 60 kg, दिस मैन हैज ए मास ऑफ 80 kg, लाइक दिस ना, ये दे दिए गए आपके पास। नाउ इफ आई से दिस मैन इज मूविंग फॉरवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ आप मान लीजिए है। एंड दिस पर्सन इज मूविंग बैकवर्ड विद 5/2 मीटर पर सेकेंड।
से जा रहे हैं, ठीक है ना, ये 5 से जा रहे हैं, 5/2 से जा रहा है। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बोट? दिस कैन बी आस्क्ड कि एक मैन आगे गया, एक मैन पीछे गया, अलग अलग वेलोसिटीज है, व्हाट कुड बी द वेलोसिटी ऑफ बोट? एंड इनिशियली हम मान सकते हैं कि सिस्टम इज एट रेस्ट। सिस्टम शुरू में क्या है? एट रेस्ट है। सिस्टम इज एट रेस्ट एट t इजकल टू 0 पे। तो मोमेंटम आप 0 कर दो, तो 0 इजकल टू आप देखिए यहाँ पे 60 इंटू 5, वेक्टर का ध्यान रखिएगा आई कैप, यहाँ देखो तो क्या होगा -80 इंटू 2.5, क्योंकि ये आ गया। मास ऑफ द बोट इज 40 इंटू वेलोसिटी ऑफ बोट। इसका नेट सम आप क्या कर दो 0, क्योंकि डिवाइडेड बाई टोटल मास, डिनोमिनेटर से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर इफ़ आई एम राइटिंग 60 + 40 + 80 डजेंट चेंज द इफेक्ट, तो आपको केवल न्यूमरेटर को 0 करना है, नीचे से कोई फर्क सच नहीं पड़ेगा। तो व्हाट आई विल गेट इट एस, अगर आप देखें तो 0 इजकल टू ये आ गया 300 माइनस 200 प्लस 40 इंटू वेलोसिटी ऑफ बोट, ये आ गया। तब आप देखिए दिस टर्म इज 100, तो -100/40, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ बोट। तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या आएगा? -2.5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी बैकवर्ड, तो बोट यहाँ पे पीछे जाएगी। ये रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल गया, करेक्ट। दिस थिंग हैपेंस। तो अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, क्या रिजल्ट आ सकते हैं, ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं। यहीं पे एक चीज़ और ध्यान देना, इफ़ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, शुरू में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या 0, तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज, क्योंकि डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ये क्या होगा, ये तो सिंपली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टाइम होगा ना। तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 तो ये भी 0 हो गया। तो अगर हम कहते हैं डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास 0 है, तो डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इट इज़ m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। दिस वैल्यू वी कैन पुट। तो डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास की वैल्यू ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं एनीवेयर। जैसे मान लो यहीं पे मैं कह सकता हूँ कि दिस अरेंजमेंट्स वर लाइक दिस। ऐसे आप अज्यूम कर लीजिए कि ये मैन एक 60 वाला इधर कर लो 60, दिस मैन 80 वाला इधर कर लीजिए, दिस इज ऑफ 80 kg मास, और बोट का मास क्या है 40। एंड अगर मान लो हम कहते हैं कि ये दोनों लोग जो थे दे मीट एट सेंटर सॉरी, और बोट का मास आप मान लो, बोट की जो लेंथ मान लेते हैं, लेंथ ऑफ बोट इज 10 मीटर्स। इन वॉट डायरेक्शन द बोट कैन मूव इफ बोथ द पर्सन्स ऑन द बोट मीट एट सेंटर। ये दोनों लोगों ने एक कॉमन स्पीड से चले, स्पीड सेम था, डायरेक्शन की अपोजिट, वो लोग बीच में मिल गए। मान लो ट्रंप और मोदी की बात कर दें कि दोनों लोग बीच में मिल गए, तो बोट आगे गई कि पीछे गई। इफ़ दे आर मूविंग एंड मीटिंग एट द सेंटर, ट्रंप एंड मोदी लाइक दैट। तो अगर ये सेंटर पे मिले तो मैं ये फार्मूला लगा के डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या कहूँगा, डेल्टा एक्स सेंटर मास को 0 कर दो। अब देखो इधर वाले मोशन को आप क्या ले लीजिएगा, पॉजिटिव आई कैप पे डाल सकते हो। तो मैं क्या कह सकता हूँ, और देखो आप ये एज्यूम कर लेना थोड़ा सा कि 60 kg का मास इधर जा रहा है, 80 kg का मास इधर जा रहा है। 80 kg मास जो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट 60 kg के मास पे डोमिनेट करेगा। आई कैन गेस कि अगर मैंने नेट में 60 kg का मोशन डोमिनेट करेगा, तो ये डोमिनेट कर रहा है, तो ये दोनों लोगों का नेट सिस्टम ऑफ मास लेफ्ट जा रहा है, तो बोट किधर जाएगी, राइट। बोट किधर जाएगी, राइट। तो आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे बोट विल मूव टुवर्ड्स राइट बाई सर्टेन डिस्टेंस एक्स, हम लोग कह सकते हैं। और ये लोग बोट पे चल रहे हैं कितने, 5 क्योंकि बीच में मिलेंगे, लेंथ ऑफ द बोट 10 मीटर, तो 5 चलेंगे। तो मैं क्या करूँगा, देखिएगा 60 kg मास, 5 तो बोट पे चला और एक्स बोट आगे चली गई, दिस थिंग आई कैन से। तो 5 बोट पे चला ना, तो 5 बोट पे चला और एक्स बोट खुद आगे चलेगी, तो 5 + x ये आ गया आपके पास, कटिंग इट ना। तो हम ये कह सकते हैं 5 + x। दूसरा देखो प्लस 80 kg वाला जो मास है वो तो इधर गया -5, बोट कहाँ चली गई, x, प्लस
40 kg की बोट का मोशन क्या है x, ये नेट सम इनका सब क्या कर दोगे 0। दिस थिंग वी कैन डू, m1x1 m2x2 m3x3 का नेट सेंटर ऑफ मास पोजिशन रिजल्ट हम लोग ऐसे 0 बना सकते हैं। तो दिस टर्म वी कैन डू, अगर आप ऐसे करोगे तो दिस रिजल्ट 0 इक्वल टू, देखो क्या आ गया, इट इज़ 300 प्लस 60x माइनस 400, देखिए प्लस 80x प्लस 40x का सम क्या हो गया 0। तो 300 माइनस 400 क्या आ गया -100, दिस इज -100। 60x प्लस 40x 100x प्लस 80 प्लस 180x प्लस 180x ये आ गया, दिस इज 0। तो आप क्या करोगे 100 और 180, दिस इज योर x की वैल्यू आपको आ गई 10/18, दिस x इज 10/18, तो ये क्या आएगा 5/9 मीटर्स। तो ये बोट जो होगी आगे की तरफ चली गई, तो चेंज इन सेंटर ऑफ मास पोजीशन ऑफ बोट, दिस टर्म आई हैव डिफाइंड। तो मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मैन बोट सिस्टम या कितना वो डिस्प्लेसमेंट वगैरह करते हैं, ये सारे रिजल्ट्स को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक आइडिया, एक पैटर्न आपको यहाँ पर बनाना है, कैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास एंड ऑल द रिजल्ट्स दैट वी कैन डू, ठीक है जी। तो एक आइडिया आपको बनाना कैसे हम सेंटर ऑफ मास नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 है। यही चीज़ वो गन वाले में भी होता है, कोई मशीन गन फायर हुई, उसने बुलेट फायर किए, तो बुलेट फायर अगर आगे जा रहा है, अगर सिस्टम रेस्ट पे था तो दैट गन कैन गो बैकवर्ड। वो फोर्स गन है, वो फोर्स गन से कुछ बुलेट फायर हो रहे थे, दैट विल रिकॉइल। तो रिकॉइल स्पीड ऑफ द फायरिंग गन्स हैपेंस ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ना, तो वो रिजल्ट भी हम लोग करते हैं। इसी रिकॉइल स्पीड का बहुत अच्छा यूज रॉकेट प्रोपल्जन में करते हैं। तो ऑल दिस रिजल्ट्स, तो अब मैं यहाँ पे एक केस लूँगा क्या रिकॉइल स्पीड का, रिकॉइल स्पीड ऑफ गन्स ना इन फायरिंग, दैट ऑल्सो हैपेंस एज पर द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्वेशन की बात यहाँ पे होती है। जैसे कह लो कि सपोज आई से ये हमारे पास एक गन है, ये ग्राउंड है और इसमें बुलेट फायर की बात कही गई है। सम बुलेट्स आर बीइंग फायर्ड और इनिशियली इट इज एट रेस्ट, समझ रहे आप। मान लेता हूँ इस गन का बोफोर्स गन जैसी बात है, कुछ 200 kg का मास है, इसमें जो शेल्स है 2 की फायर हो सकते हैं। ये 1 kg मास का शेल है, 1 kg मास इज द शेल ना, ये टर्म दिया गया। कई बार यहाँ पे गन के लिए जो होता है, फॉर गन देयर इज मजल वेलोसिटी इज ऑल्सो मैंशनड, मजल वेलोसिटी। तो मजल वेलोसिटी जो होती है, इट इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गन। ये गन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होती है, नॉट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। किसी गन का हमेशा मजल वेलोसिटी देगा कि रिस्पेक्ट टू गन कितनी तेज से जाएगा, तो थोड़ा ध्यान देना, बस एक तरीका है कैसे लिखते हैं। तो अगर मजल वेलोसिटी इतनी है तो वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा उस बुलेट का, वो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मजल प्लस वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, तब हम उसकी टोटल वेलोसिटी निकाल पाएंगे। मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ गन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी तो गन के रिस्पेक्ट पे थी, उसमें हमने ये जोड़ दिया। तो ये टर्म सम टाइम कैन बी गिवन। जैसे मान लो यहाँ पर हमने कह दिया कि इट वाज एट रेस्ट इनिशियली, ये मान सकते हैं कि एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वाज 0 एंड मजल वेलोसिटी, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, इफ वेलोसिटी ऑफ मजल इज 200 मीटर पर सेकेंड और मास ऑफ शेल ईच शेल इज 1 kg, ये दिया गया। और टोटल मास ऑफ द गन विद द शेल, टोटल मास वो 200 kg था। तो कई बार पूछेगा कि वी रिक्वायल स्पीड क्या होगी इसकी आफ्टर फर्स्ट शेल फायर्ड। जब फर्स्ट शेल फायर्ड होगा तो इसकी रिकॉइल स्पीड क्या होगी, उसकी वैल्यू हम लोग देख सकते हैं। तो रिकॉइल स्पीड क्या हो सकती है आफ्टर द फर्स्ट शेल बीइंग फायर्ड। तो देखो सिस्टम इज एट रेस्ट, हम ये कर लें मोमेंटम कंजर्वेशन। बाद में क्या हो गया 1 kg का शेल फायर हुआ
उसकी स्पीड कितनी है 200। और अब देखो जैसे ही वो शेल फायर होगा तो ये अगर ये शेल आगे फायर हो रहा है तो यू कैन नो कि दिस गन विल गो बैकवर्ड, तो वेलोसिटी ऑफ गन को हम Vg1 ऐसे लिख सकता हूँ, Vg1 फर्स्ट रिकॉइल पे Vg1 लिख सकता हूँ। तो मैं इसको V1 वेलोसिटी गन के लिए लिख दिया, रिकॉइल स्पीड। तो ये पहली बात हो गई। प्लस अब देखिएगा ये तो फायर हो गया, अब बचा मास कितना, वो बचा 199 kg इंटू V1। अगर गन की स्पीड में आपको डाउट है ना कि वो मैं फॉरवर्ड लिखूं या बैकवर्ड लिखूं, तो यू कैन पुट इट एज ए वेक्टर फॉर्म, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, और वहाँ से हम लोग इसका रिजल्ट बना सकते हैं। तो जस्ट सी, तो व्हाट आई विल डू, अगर मैं इसको जीरो करता हूँ तो व्हाट वी सी हियर, इट इज़ 200 प्लस 200 V1 की वैल्यू जीरो हो गई। तो दिस इम्प्लाइज दैट V1 इज टू क्या होगा -200 बाई 200, तो वैल्यू आ गई -1 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। तो फर्स्ट रिकॉइल स्पीड जो आ गई वो क्या आ गई 200 मीटर पर 1 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे ही मजल वेलोसिटी से एक पहला बुलेट फायर हुआ तो ये स्पीड आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिकॉइल स्पीड, पहली रिकॉइल स्पीड मैं इसको कह सकता हूँ फर्स्ट रिकॉइल स्पीड। अगर मान लो यहीं पे सब्सिक्वेंटली, अच्छा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, सेकेंड भी बुलेट फायर हो गई, वो भी सेम मजल स्पीड से गई, तब क्या होगा, व्हेन द सेकेंड बुलेट इज फायर्ड देन। तो अब तो कई बार सेकेंड सब्सिक्वेंटली V2 स्पीड भी पूछा जा सकता है। अब मैं मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ से शुरू करूँगा पहली बुलेट के फायर होने के बाद। तो पहली बुलेट के फायर होने के बाद रिकॉइल स्पीड कितनी आ चुकी है -1। अब मोमेंटम मैं ऐसा लूँगा, तो क्या करूँगा, अब इनिशियल मोमेंटम मैं P इनिशियल मोमेंटम क्या लूँगा, वो लूँगा 199 मास, जो टोटल मास वो था, इंटू -1, ये आ गया आपके पास, करेक्ट, ये इनिशियल मोमेंटम है। फिर से बाकी जो पहला गन बुलेट फायर 1 इंटू 200 प्लस V2, अब बचा हुआ मास प्लस 198 इंटू V2, हम लोग ऐसा करेंगे, इट इज़ लाइक दिस। अब देखिए क्या हो गई, -199 इसका टू क्या होगा 200, ये 200 और ये हो गया प्लस 198 V2, ये आ गया आपके पास। तो अब देखिए क्या होगा, व्हाट आई विल राइट इट एज, अब ये टर्म थोड़ा ध्यान दीजिए, व्हाट आई गेट -199 और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो गया -399 इसका टू 198 V2, ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो वैल्यू क्या आ गई -399 बाई 198, ये आ गया दिस V2। और ये V2 जो है देखो 2 से थोड़ा बड़ा है, जब पहले वाले में तो 1 मीटर पर सेकेंड आया बैकवर्ड, ये अपोजिट डायरेक्शन में 2 से थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब स्पीड जो है रिक्वायर बढ़ती जा रही है। हर शेल के फायर होने के बाद कुछ कुछ स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो सेकेंड रिक्वायर स्पीड को हमने जो कैसे निकाला, ये आपको एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि सब्सिक्वेंटली थर्ड आएगा तो वो 3 से भी थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, फोर्थ आएगा तो 4 मीटर पर सेकेंड से और थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो कल से सब्सिक्वेंटली स्पीड आफ्टर एवरी फायरिंग विल गो ऑन इंक्रीजिंग। समथिंग सिमिलर हैपेंस इन द रॉकेट प्रोपल्जन। तो कंजर्वेशन मोमेंटम और इस रिजल्ट को हमने यहाँ पे फायरिंग ऑफ बुलेट्स में कैसे चेक किए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हमने यहाँ पे बना सकते थे, ठीक है। तो एक आइडिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसी में समटाइम फायरिंग ऑफ बुलेट में ये भी दे सकता है कि गन से जस्ट सी कि हमारे पास दिस इज द गन, इट इज माउंटेड ऑन द ग्राउंड, और हमारे पास शेल जो है ना वो मान लो ऐसे गया, ऐसे फायर हो रहा है एट एंगल थीटा। अगर ये थीटा एंगल पे फायर होगा हॉरिजॉन्टल से, तब हम क्या करें, हाउ डू वी कंजर्व द मोमेंटम। अगर यहाँ पे देखोगे तो अब देखिएगा थोड़ा सा फिर से, नेट थ्रस्ट इस सिस्टम पे जो नेट फोर्स आएगा ग्राउंड से वो ऊपर ही जाएगा, एफनेट वर्टिकल लग रहा है ग्राउंड से सिस्टम से, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है नेट उसके परपेंडिकुलर हमेशा मोमेंटम कंजर्व होगा। इधर फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड तो उसके परपेंडिकुलर के हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। इस लाइन पे आप मोमेंटम क्या कर दो, कंजर्व कर दो। तो आप मोमेंटम को P को एक्स एक्सिस पे क्या कर सकते हो, कंजर्व।
तो कई बार क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है। मान लो फिर से मैं कहता हूँ कि इसका जो मास है ये 200 kg है विद द शेल एटसेट्रा, एंड दिस शेल इज फायर्ड अगेन विद द मजल वेलोसिटी, इधर फायर हो रहा है 200 मीटर पर सेकेंड मजल वेलोसिटी, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। फिर से उस शेल ऐसे ही जा रहे हैं। अब ये कहा गया पहला रिकॉइल स्पीड क्या होगा आफ्टर फर्स्ट शेल फायर्ड। तो फर्स्ट शेल फायर्ड पे इसकी रिकॉइल स्पीड क्या होगी इसको हम लोग देख सकते हैं। हाउ डू वी गेट इट? तो फर्स्ट शेल फायर पे आप देखिए इनिशियल मोमेंटम आप जीरो कर दो, फिर से जीरो इक्वल टू देखो ये आ गया 1। अब इसकी मोमेंटम को एक्स एक्सिस पे करेंगे तो मजल वेलोसिटी कितनी थी 200, तो 200 आया रिस्पेक्ट टू गन ना। तो आप देखिएगा तो 200 और गन के रेस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये फायर हो रहा है 200 उससे पर सेकेंड से, ठीक है। तो मजल वेलोसिटी तो जस्ट सी, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं इसकी वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या आएगी वो देख लो। तो हम क्या कह सकते हैं इट इज 200 ना, 200 था, 200 का cos 60 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल आ गया इसकी स्पीड, करेक्ट। प्लस इसमें फर्स्ट जो फायर होगा तो इसकी वेलोसिटी इधर v1 आ गई, प्लस v1 बस बचा हुआ मास कितना होगा 199 इंटू v1 ऐसे लिख सकते हो। मोमेंटम को क्या कर दो कंजर्व, दिस थिंग वी कैन डू। तो अब आप देखिए क्या आ जाएगा रिजल्ट, इट इज़ 1 इंटू 100 प्लस v1 प्लस 199 v1 हम लोग ऐसे कर सकते थे, इट इज़ लाइक दिस। तब आप देख लो यहाँ वैल्यू क्या आ गई, इट इज़ -100 इसकल टू क्या हो गया ये देखो v1 ये हो गया 199 प्लस 1 इंटू v1, तो v1 की वैल्यू क्या होगी -100 बाई 200, दिस इज v1, इसकी वैल्यू क्या होगी -½ मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये वैल्यू -½ आ गई क्योंकि ये टिल्टेड था, हॉरिजॉन्टल था। तो दिस थिंग वी कैन सी। ऐसे ही सेकेंड पार्ट अगर करना होगा कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अपना सेकेंड शेल फायर फिर से हम लोग निकाल सकते हैं। तो फिर से हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स एक्सिस पे करेंगे और पहली वेलोसिटी अप्लाई की जा सकती है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन फायरिंग ऑफ बुलेट सब्सिक्वेंटली में भी ये रिजल्ट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। तो एक आइडिया आपको बना के यहाँ पे रखना है। कई बार ऐसा भी होता है, एक और केस देखता हूँ कि हॉरिजॉन्टल क्या वर्टिकल लाइन पे भी मोमेंटम हम लोग कंजर्व करते हैं। मोमेंटम वर्टिकल लाइन पे कैसे कंजर्व करते हैं, जैसे मान लो मैं कहता हूँ ये कोई बैलून है, जस्ट सी एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जहाँ पे मोमेंटम इज बीइंग कंजर्व ऑन दी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन में मान लो बैलून है, बैलून का मास है कुछ 20 किलोग्राम, हॉट एयर बैलून कुछ मान सकते हो आप ना। और इसके एंड पे थ्रेड पे जो है देयर इज़ वन इंसेक्ट, कोई माउस ऐसे बैठा हुआ है, देखिएगा ज़रा। माउस का मास है मान लो 1 kg का माउस इस पर बैठा हुआ है और ये 20 kg की बैलून है, दे आर एट रेस्ट। हम क्या कहेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0 एंड सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन वाई एक्सिस इज ऑल्सो 0। इनका जो नेट mg नीचे लग रहा है उसको बायंड फोर्स अपथ्रस्ट क्या कर दे रहा है बैलेंस। तो दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो रहे हैं बैलेंस हो रहे हैं। जस्ट सी दिस टू फोर्सेस आर बैलेंसिंग ईच अदर, mg और बैलून में जो हल्की हवा है कंपेयर टू एयर वो अपथ्रस्ट को क्या कर रही है बैलेंस कर रही है। तो वाई एक्सिस पे भी मोमेंटम कंजर्व हो सकते हैं। हाउ दिस कंजर्व मोमेंटम हैपन ऑन दी वाई एक्सिस पे, फिर से मोमेंटम 0 कर दो। मान लो मैं कहता हूँ कि इफ दिस माउस स्टार्ट्स मूविंग अप विद 5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्ट टू थ्रेड, यहाँ भी मान लो कि माउस इज मूविंग रिस्पेक्ट टू थ्रेड ऑन दिस बैलून, तो व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ बैलून, किधर जाएगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर मैं कह दूँ इफ़ वेलोसिटी ऑफ माउस रिस्पेक्ट टू थ्रेड ना वो 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर ऊपर जा रहा है जे कैप पे, इफ इट इज गोइंग अलॉन्ग जे कैप, तो व्हाट इज़ वेलोसिटी ऑफ बैलून, इस वैल्यू को हम लोग चेक कर सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या था 0,
इसको 0 कर दो। अब देखो मोमेंटम को चेक करो तो 1 इंटू दिस 5 वेलोसिटी ऑफ बैलून प्लस 5 कर दो, 5 अप था। अब देखोगे ये तो हो गया मोमेंटम ऑफ द दिस माउस रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस इसका मास कितना है 20 इंटू वेलोसिटी ऑफ बैलून, ये टर्म आपका 0 हो गया। तो जस्ट सी हम क्या कहते हैं यहाँ पे -5 इसका वेलोसिटी ऑफ बैलून प्लस दिस, ये क्या होगा 20 वी प्लस बी, तो ये होगा 21 वी। तो -5 बाई 21 इक्वल टू वी आ गया। माइनस साइन मीन्स डाउनवर्ड बैकवर्ड नीचे आएगा। तो अगर माउस ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आना शुरू कर देगा, बैलून नीचे आएगा, ताकि फिर से सिस्टम का नेट मोमेंटम क्या रहे कंजर्व। तो कंजर्वेशन मोमेंटम हियर ऑल्सो इट हैपेंस। तो क्या पैटर्न बन रहा है, सिंपली उसके इनिशियल मोमेंटम से हम कंजर्व करके दे सकते हैं। तो एक आइडिया, एक अप्रोच इसका भी था यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाता है। अब इसी में सम टाइम क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन दैट कि आप देखो दिवाली में जो क्रैकर्स फायर होते हैं, क्रैकर्स में देखा होगा कोई रॉकेट वाला होता है कि ऊपर जाके बस्ट आउट हुआ, ऊपर जाके जब बस्ट आउट होता है तो देखते हो सिमेट्रिकली बाहर स्प्रेड आउट होता है, स्फेरिकली पॉइंट के अबाउट सिमेट्री, वो ब्लास्ट हुआ तो रेडियली आउटवर्ड स्फीयर बनाते हुए एक्सपैंडिंग स्फीयर होता है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंटम क्या रहे कंजर्व, क्योंकि वो ऊपर गया था और वहाँ जाके रुका, अब ब्लास्ट हुआ। तो जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन उसका मोमेंटम क्या था, मान लो 0, क्योंकि रुक गया ना वो, उसके बाद एक्सप्लोड हुआ। तो वो सिमेट्री से सारे मोमेंटम को क्या कर रहा है, कंजर्व कर रहा है रेडियली आउटवर्ड। तो वहाँ भी आप देखो तो एक तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली बात हो रही है, इसीलिए वो रेडियली हर तरफ स्प्रेड आउट करता है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन वो भी ले सकता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे हुए। तो P कंजर्व इन प्रोजेक्टाइल्स में मोमेंटम को हम कैसे कंजर्व करते हैं वो चीज़ें देख सकते हैं, समझ गए। हाउ डू वी हैव, जस्ट सी, मान लो ग्राउंड है और यहाँ से हमने कोई एक शेल फायर किया एट एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इसका जो मास है आपका, मास इज 2 kg, इसको हम फायर कर रहे हैं और ये जब हाईएस्ट पॉइंट और इसकी इनिशियल वेलोसिटी आप ले लो, इनिशियल वेलोसिटी से 100 मीटर पर सेकेंड थी। हाईएस्ट पॉइंट पे जब आ गया तो ये यहाँ पे ब्लास्ट हो गया, ये 2 पार्ट में स्प्लिट कर गया। हाईएस्ट पॉइंट पे आके इट इज गेटिंग स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट वन ऑफ द पार्ट फॉल्स डाउन। तो सेकेंड पार्ट व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोजन है, तो दिस एक्सप्लोजन इज ए इंटरनल फोर्स। एक्सप्लोजन क्या हो गया आपका, ये इंटरनल फोर्स मैकेनिज्म है। इंटरनल फोर्स मैकेनिज्म से मोमेंटम पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। केमिकल रिएक्शन अंदर हो रहे हैं उसके ब्लास्ट होने, एक्सप्लोजन होने में, तो मोमेंटम जो डिसाइड था वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मान लो 1/2 kg ये स्प्रेड आउट करके यहीं पे रुक गया, इसमें से एक पार्ट जो है 1/2 kg वाला ये इधर आके चला जा रहा है, समझ रहे हैं। एक पार्ट जो था ऐसे नीचे फॉल कर, तो रिमेनिंग मास कहाँ गिरेगा, तो देखो इसका डेस्टिन टू गो हियर था, तो रिमेनिंग जो मास था थोड़ा सा और आगे जाके गिरेगा। तो प्रोजेक्टाइल